Hello everyone, this is Achyut Shukla. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज। पिछले लेक्चर में हमने इंडियन काउंसिल एक्ट के तीनों एक्ट्स पढ़ लिए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट की पूरी सीरीज़ हमने ख़त्म कर दी थी। अब इस एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ने वाले हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की सीरीज़ का सेकेंड एक्ट है। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है, बिकॉज मॉन्टेग्यू वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट दैट टाइम एंड चेम्सफोर्ड वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये एक्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए लाया गया था। आपको पता होगा होम रूल लीग के बारे में आपने सुना होगा। एक एनी बेसेंट ने बनाई थी और एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाई गई थी होम रूल लीग, और उसका एम क्या था? टू इस्टेब्लिश स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। अब इस एक्ट में जब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनने का प्रोविज़न आया, तभी होम रूल लीग ख़त्म हो गई, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफ़िल हो चुका था। और इसमें इस एक्ट में उन्होंने प्रॉमिस किया था टू इस्टेब्लिश अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती क्या है? द गवर्नमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, विच इज़ आंसरेबल टूवर्ड्स द सिटीजन्स ऑफ द नेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होता है कि इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट चुन करके आती हैं और काम करती हैं अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द सिटीजन्स, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इनको बोलते हैं। अब इसके अलावा इस एक्ट में कम्युनल इलेक्टोरेट को एक्सटेंशन देने के बारे में बात की गई टू दी अदर कम्युनिटीज़ एज वेल। अभी पिछले एक्ट में हमने पढ़ा था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, कि सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट वाज इस्टेब्लिश्ड, वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर दी मुस्लिम कम्युनिटी। और जब इन्होंने देखा कि भाई ये जो फंडा है, ये जो पॉलिसी है सेपरेट इलेक्टोरेट की, इट इज़ वर्किंग फॉर मुस्लिम्स, है ना, दे आर इट इज़ डिवाइडिंग द मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम दी अदर कम्युनिटी, तो क्यों ना इस पॉलिसी को दूसरे कम्युनिटीज़ में भी एक्सटेंड किया जाए। तो सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, ऐसी कम्युनिटीज़ में भी इसको एक्सटेंड किया गया इस एक्ट के थ्रू। इसके अलावा इंडियन काउंसिल या इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल या वाइसरॉयज काउंसिल, जो भी आप कहना चाहें, उनमें 6 में से 3 मेंबर्स अब इंडियंस होने थे। 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स वर टू बी इंडियंस इन इंडियन काउंसिल, राइट। ये बात हो गई। अब इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीएससी, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पीएससी का इस्टेब्लिशमेंट मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, एक बॉडी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया जो सीएसई सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी। ठीक है, अभी तक ये बॉडी मिसिंग थी। सीएसई को कंडक्ट करवाने का प्रोविज़न अपन ने 1853 के अंदर पढ़ा था जब वो इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन यहाँ पे पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक बॉडी बनाई गई टू डील विद दी सीएसई सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स को डील करने के लिए, उनको कंडक्ट करवाने के लिए और सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल हुआ करती थी। इसके अलावा इस एक्ट के थ्रू डिवाइड कर दिया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स एंड बजट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट और बजट को, दोनों को ही सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि प्रोविंसेस में हमने पहले भी पढ़ा था कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ थी दैट वाज नॉट फिक्स्ड, है ना, मतलब वो घट भी सकते थे, बढ़ भी सकते थे इन कंपैरिजन टू द ऑफिशियल मेंबर्स। तो इसको कंट्रोल करने के लिए प्रोविंसेस के अंदर एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, एक डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको बोला गया डायरकी। अब ये डायरकी क्या है? जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के बारे में हमने बात किया कि डिवाइड कर दिया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को एक लिस्ट बना करके अलग अलग कर दिया गया था, पावर का बेसिकली डिवीज़न किया गया था। तो पावर इंडियंस के हाथ में ना चली जाए प्रोविंसेस के अंदर, इसलिए प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डायरकी के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट दिए गए इंडियंस को, ये बेसिकली वो सब्जेक्ट्स होते थे जिसमें रिसोर्सेज का कंजम्पशन होता है, ठीक है। और रिजर्व सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते थे जो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे। ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते थे जिनमें रिसोर्सेज का जनरेशन होता है, मतलब इनकम जो होगी वो सारी की सारी रिजर्व सब्जेक्ट से आएगी। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या होगा
ये कंजम्पशन, जैसे हॉस्पिटल बनवाना है आपको, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है या बढ़ानी है, या एजुकेशन प्रोवाइड करना है, इन सब सारी चीज़ों में रिसोर्सेज का कंजम्पशन होता है। अब जैसे रेलवे हो गया या ऐसी चीज़ें हो गई, उनको रख दिया गया रिजर्व सब्जेक्ट में, क्योंकि ये रिसोर्सेज का जनरेशन करते हैं, ये मनी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स के पास रखा गया। दूसरी चीज़, जब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के बारे में बात करते तो कोई भी फैसला जब इंडियंस लिया करते थे तो इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट के केस में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था, यानी कि ब्रिटिशर्स जो भी डिसीजन लेते थे वो फाइनल था, और इसमें कोई रोल इंडियन काउंसिल का नहीं आता था, ठीक है। इसके अलावा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा करके बाई कैमरलिज्म के फॉर्म में डाल दिया गया। अब ये बाई कैमरलिज्म क्या है? बाई कैमरलिज्म मतलब अ स्ट्रक्चर ऑफ टू हाउसेस। किसी भी लेजिस्लेचर को, ये जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका फुल फॉर्म है ILC का, तो इसका क्या काम हुआ करता था? लॉ मेकिंग का काम हुआ करता था। अब इसको दो हाउसेस में, इसी काम को दो हाउसेस में के बीच में बांट दिया गया। जैसे आज के प्रेजेंट में लोकसभा और राज्यसभा हो गए दो हाउसेस, उसी तरह से बाई कैमरलिज्म दो हाउसेस का एक फंक्शन शुरू कर दिया गया था, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लॉ मेकिंग, ठीक है। और इसके अलावा इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस भी इंट्रोड्यूस किए गए थे इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब जब ये एक्ट हो गया तो इसके बाद काफ़ी सारा पॉलिटिकल टर्मोइल आपको देखने को मिलेगा। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 1919 के बाद जलियांवाला बाग होता है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाता है, फिर चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है, उसके बाद भगत सिंह, आज़ाद और ये सारे लोग HRA HSRA बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी सारा पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिलता है, जिसको एक टर्म दिया जाता है रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का टर्म इसको दिया जाता है। तो उस टर्मोइल से बचने के लिए साइमन कमीशन, जो कि शेड्यूल्ड थी 1929 को आने के लिए, लेकिन इसको 2 साल पहले ही बुलवा लिया गया 1927 में। ये इसको हेड कर रहे थे सर जॉन साइमन, ठीक है। और जॉन साइमन हेड कर रहे थे, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन इन्वॉल्व नहीं था, और इसीलिए इस कमीशन का सभी ने अपोज किया। ये कमीशन बेसिकली बनी क्यों थी? क्योंकि अगले एक्ट में इसी के रिकमेंडेशन, इसी कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे दूसरा रेगुलेशन, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने वाला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इंडियंस नहीं थे, तो इस बात पे अपोजिशन हुआ इसका कि भाई जिनके लिए लॉज बनाए जा रहे हैं उन्हीं से कोई भी डिस्कशन नहीं किया जा रहा है, कोई भी इंडियन इन्वॉल्व नहीं है साइमन कमीशन के अंदर, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि द लॉ मेड बाय दिस कमीशंस रिकमेंडेशन विल बी इफेक्टिव इन इंडिया, ठीक है। इसलिए इसको सारी की सारी पार्टीज़ ने इसका अपोज किया, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या दूसरी रीजनल पार्टीज़ हों, इनने सारी की सारी पार्टीज़ ने इसको अपोज़ किया। यही वो टाइम था जब लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, और उसके बाद असेंबली में बम, और हम देखते हैं भगत सिंह की फांसी का जो पूरा सिलसिला चला, वो इसी के बाद हुआ था। फिर इसके बाद इस कमीशन ने रिपोर्ट करी 1930 में, अपनी रिपोर्ट इसने 1930 में सबमिट की। अब इसमें रिकमेंडेशंस क्या क्या थे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होप यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट, so please subscribe, share and comment on the video. Thank you.